आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कंटैक्ट पब्लिशर क्लास 9 यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है अपने ही चैनल पे क्लास 11th की। ठीक है, क्लास 11th चैप्टर नंबर क्लास 11th है। ठीक है, और चैप्टर नंबर इसका है 4th आई थिंक। हाँ जी, 4th ही है। ठीक है, और चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? 4 है इसका। अच्छा, क्लास ये जो 9 है, क्लास ये जो 9 है हमारी, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 3। ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा आपस में जो है ना मिलते जुलते चैप्टर हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई से भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th के हैं और उनकी नज़र इस एक्सरसाइज पे, इस वीडियो पे पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं, इस वीडियो पे पड़ जाती है, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके जो चैप्टर 4 है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है ना बेसिक बताई जा रही है। ठीक है, लेवल यहाँ पर बेसिक लेवल बताया जा रहा है आपको। इस चैप्टर के अंदर बेसिक लेवल है, और जो क्लास 11 का है, ठीक है, उसके अंदर एडवांस लेवल है। फ़र्क तो होगा, ज़ाहिर सी बात है, ये छोटी क्लास है, वो बड़ी क्लास है, लेकिन उसमें भी वही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उसमें वही फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। उस चैप्टर का जो नाम है वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है। इस चैप्टर का नाम सेट थ्योरी है। थोड़ा सा बस फ़र्क है, जब आप समझेंगे तो इस चीज़ को खुद ब खुद एहसास होगा आपको कि वहाँ पर इतना फ़र्क नहीं है जितना हम इस चीज़ को इनके नाम से हमें पता चल रहा है, इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ज़ाहिर है जब बेसिक लेवल पे कोई चीज़ आती है तो आपको ख़ुद भी समझ आती है कि बेसिक लेवल पे हर चीज़ आ जाती है, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम बेसिक लेवल को इतना शायद फोकस नहीं करते, हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे स्किप हो जाते हैं और हमें फिर चैप्टर समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से जो है ना, सबसे पहले मैं ये आपको समझाना चाहूँगी, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस का वर्ड होता है वो आपको पता है कि एक तरतीब है। ठीक है, तरतीब होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी की भी चीज़ को आप तरतीब देना। अगर मैं सीक्वेंस वाइज अगर बात करूँ, कोई भी, जैसे आप एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं पेपर देने, तो आपकी तरतीब किस लिहाज से होती है? रोल नंबर के लिहाज से तरतीब होती है, और उस तरतीब से आप रोल नंबर के लिहाज से बैठ जाते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम का एक रूल है। जब आप पेपर देते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो क्लास का हो, चाहे स्कूल का हो, जिस तरह का वो तरतीब आप बैठते हैं, इसी तरह इस अर्थमेटिक की कोई सीक्वेंस होगी, उसको आपने तरतीब देना है, और तरतीब जो देना है वो आपको मैं आगे आगे समझाऊंगी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक इंग्लिश में समझाऊं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट। ठीक है, कंसेक्टिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि यहाँ पर आपको एक नंबर्स दिए जाएंगे जो सीक्वेंस वाइज होंगे। उस सीक्वेंस वाइज में आपके पास एक एक सीक्वेंस चल रहा होता है, रेगुलर टाइप एक सीक्वेंस चल रहा होता है, कंसेक्टिव टर्म्स चल रहे होते हैं, उसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं। और उस कांस्टेंट के दरमियान जो भी आपके पास डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि कौन सा कॉमन डिफरेंस या कौन से आप कांस्टेंट, अगर मैं कोई सीक्वेंस यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 8 11 14। ठीक है, अब आप देखें कि ये सीक्वेंस चल रहा है, कुछ ना कोई सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों के जो दरमियान उन्होंने बात की है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, और इसका 5 - 2। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, सीक्वेंस की। अच्छा, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो जर्नल फार्मूला है, ठीक है, जो जर्नल फार्मूला है, मैं इरेज कर देती हूँ पहले।
अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, उसका जो जर्नल फार्मूला है, सबसे पहले हमने इस पे बात करनी है कि जर्नल जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है और उसके अंदर जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे। जर्नल फार्मूला आपके पास होता है A1 प्लस n-1, ठीक है, और D। अब यहाँ पे वेयर हमारे पास वेयर an इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा, द nth टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और n जो हम जिसको कहते हैं वो होता है द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, ठीक है, पोजीशन ऑन द टर्म इन द सीक्वेंस। ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, अभी आपको समझ नहीं आएगी। और आखिर में जो होता है द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ें आपको, आप लोग कहेंगे कि समझ आ रही है, लेकिन जो n होती है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है उसकी जो पोजीशन होती है ना वो आपका n है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देती हूँ, एक एग्जांपल कोट कर देती हूँ सिर्फ आपके लिए, एग्जांपल कोट कर रही हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे पास A1 क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट A1। अच्छा, A1 जो होता है वो होता है, ये बात याद रखिएगा कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है, दी फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की। इसी तरह अगर आपको कहा जाए A2 फाइंड करें, A2 तो सीक्वेंस की सेकंड टर्म, द सेकंड टर्म, ठीक है, ये आपकी A2। तो अब थर्ड A3 फाइंड कहूँगी तो आप जल्दी से आपके जहन में खुद ही आ जाएगा द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द थर्ड टर्म, सो ऑन, ठीक है। इसी तरह AN होता है nth टर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया nth। अब यहाँ पे आपके पास nth टर्म कोई भी नहीं है, nth टर्म। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इस 14 के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी 99, तो आपकी AN जो होगा वो 99 होगा, क्योंकि आपके एंड उन्होंने आपको बता दिया है कि आपका 99। तो ये हम सपोज कर देते हैं कि ये हमारी nth टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बाकी रह गया D, तो कॉमन डिफरेंस तो वो है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, 5 - 2 = 3। This is the basically you have to be understand about the general formula of arithmetic sequence, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ बेसिक लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। अगर मैं ज़्यादा समझाया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे फाइंड आउट करना है टू फाइंड आउट द 10th टर्म, टू फाइंड आउट द 10th टर्म। अच्छा, यहाँ पे फाइंड आउट द 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल कोट कर रही हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा जो आपको यहाँ पर मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर 10th टर्म हमने फाइंड आउट करनी होगी तो वो हम किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू फाइंड 10th टर्म, ठीक है, टू फाइंड 10th टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, AN आता है ना, जैसे A1 प्लस n-1 और D। तो जो 10th होगा ना, 10th जो पोजीशन होती है वो मैं यहाँ लिख दूँगी n। A1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 आपके पास अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म होती तो 2 है, और D आपके पास क्या है, 5 - 2 = 3। तो A1 आपके आ गया 2, और 10 n क्या होगा जो आपने पोजीशन में लिखा होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और D आपका 3, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 + 10 - 9, 9 3 = 27, एंड यू गेट द आंसर 29। इट्स मीन योर 10th टर्म इज 29। सिंपल, दिस इज़ द वे वी हैव टू सॉल्व द अर्थमेटिक सीक्वेंस जनरल फार्मूला, ठीक है। तो चले चलते हैं आपके ही क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें मज़ीद और क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस द 6th टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि क्या चीज़ें, जो चीज़ें हैं जो आप लोग सीक्वेंस गिवन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, और बाद में सोल्यूशन में मैं लिख दूँगी कि आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 6th टर्म, ठीक है।
सिक्स टर्म, ठीक है, ए सिक्स ये मालूम करना है। उसके बाद उन्होंने कहा 10th टर्म, चलें ठीक है। उसके बाद nth टर्म भी मालूम करना है, वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है मैं वो यहाँ लिखूँगी। सबसे पहले सीक्वेंस जो गिवन है हमें वो है 1 6 11 16 21। और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी जनरल फार्मूला, ठीक है। वी नो डैट जनरल फार्मूला, वी नो डैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस, जनरल फार्मूला में ही A1 है, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं करना कि हम जब जनरल फार्मूला में हमें A10 मालूम करना है तो हम यहाँ ये चेंज करेंगे 1, नहीं, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ A6, ठीक है। तो मैं टू फाइंड A6 यहाँ पे लिख लें नाउ A6। अब यहाँ पे आपने A6, अब यहाँ पे A1 है प्लस n-1 और D। सबसे पहले A1 क्या मेरे पास, आपने कहना है, हम आपको बताया था जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है सीक्वेंस की वो 1 है, वो A1 हो गया। और D आपने क्या करना है 6 - 1 तो D 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि A1 की जगह हम 1 लिखेंगे, ठीक है। n की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारी पोजीशन है वो 6 है, 6 - 1 और D 5 है। जो आपके पास जो यहाँ पर होगा वो भी n यहाँ पर होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने 6 लिखा है तो मैं 6 लिखूँगी, यहाँ 10 लिखूँगी तो यहाँ पे भी 10 होगा, ये बात याद रखिएगा। बच्चे अक्सर दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और n जो है ना, पता हूँ क्या लिखते हैं, n वो लिखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। नहीं, वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 काउंट करके लिख देंगे, नहीं, गलत करेंगे आप लोग। अच्छा, 1 प्लस 6 - 1 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये पहले एक और स्टेप कर लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और 25 + 1 इज़ 26 का मतलब A6 आपका 26 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे क्या करेंगे A10, ठीक है। A10 फाइंड आउट करेंगे, A6 कहा, A10 अब फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। जनरल फार्मूला यहाँ कोट कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, A1 नहीं चेंज होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि A1 कांस्टेंट ही रहेगा। n मेरे पास क्या आ जाएगा 10, तो मैं 10 और D मेरे पास 5, ठीक है, कांस्टेंट ही रहना A1। तो ये आ जाएगा 11 5 और 55 तो सॉरी नॉट 11, ये है 95। अच्छा, ये है 9 तो ये आ जाएगा 45 46 और ये 10, ठीक है। A10 भी निकल आया। अब इन्होंने कहा था थर्ड स्टेप में हमारे पास है AN मालूम करना है। और AN हम कैसे मालूम करेंगे, और आपके लिए सिंपल में क्या सिंपल करेंगे। सो AN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास क्या था 1 प्लस n-1 वही रहेगा और हमारे पास 5, ठीक है। जस्ट हमें क्या किया है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ की और आपके पास ये आंसर आ गया AN, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं कोट करना चाहती थी लेकिन मैंने इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं लिख भी देती हूँ। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A D and N, अगर लिखना चाहें यहाँ पर तो आप बेशक यहाँ लिख देती हूँ मैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A1, ठीक है, D और N, ठीक है। ये आप लिख लें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने लिखने। इसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 किया, अब हमारे पास पार्ट 2 भी है और हम पार्ट 2 भी करेंगे। क्वेश्चन पार्ट 2 है मेरे पास। पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, चलें देखते हैं। पार्ट 2 में -6 -3 0 और 3, ठीक है। उसी तरह स्टेप्स फॉलो करूँगी जिसमें मैंने फाइंड करना है 6, ठीक है, A10 और AN, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस आपके पास क्या है -6 -3 0 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद करूँगी मैं कि वी नो डैट, जनरल फार्मूला लिखूँगी, जनरल फार्मूला A1 प्लस n-1 और D, ठीक है। यहाँ पे n-1 D आ गया, जनरल फार्मूला लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप होगा वो आपको भी पता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ
हम क्या मालूम करेंगे, A6 में हमारे पास A1 n-1 और D। तो A1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 -6 होगा और D मेरे पास क्या होगा, -3। और ये माइनस जो है वो D के डिफरेंस का है, और जो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस लगा वो भी माइनस आएगा। ये माइनस डिफरेंस जब हम किसी का मालूम करते हैं, हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, ये नेगेटिव वो है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम अगर आपने फॉर एग्जांपल ये इस तरह से इस तरह कर दिया और आपने आंसर निकाला -9, तो ये टोटली गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो डिफरेंस का फार्मूले का जो माइनस था वो यहाँ से खा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। तो D मैं जब मालूम करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा +6, इस तरह आपके पास D3 आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, वो -9 और मेरा D ये आ रहा है, तो खुद सोचिएगा कि कितनी बड़ी आप ब्लेंडिंग करेंगे। A1 -6, N जो है वो 6 -1 और ये 3 है। इसी तरह -6 + 6 -1 5 और 3, अब 15 - 6 होगा 9। A6 आपका 9 आ गया, सिंपल। अब हम देखेंगे A10। ठीक है, A10 मेरे पास आ जाएगा A1 + n-1 और D। तो A1 जो है, A1 वो कांस्टेंट है, -6 + 10 - 1 और ये 3 आ जाएगा। इसी तरह -6 + 9 3 27 - 6 21 और ये A10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने मालूम करना है nth टर्म। तो nth टर्म के लिए सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकाल देना है। ये आपकी nth टर्म, तीनों टर्म मालूम हो गई। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हम देखते हैं, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, -7। ठीक है, -3 1 और 5। सोल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या क्या मालूम करना है वो लिख देना है। मैंने वही लिखना है, क्योंकि मैं जब हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है, जो चीज़ टू फाइंड करनी होती है, मैं वो लाजमी लिख लेती हूँ, ताकि मुझे अपनी आसानी के लिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता होगा कि मैंने क्या क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस क्या है वो भी लिख लें आप। ठीक है, -7 -3 1 5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी वी नो डैट, मैं क्या लिखूँगी, nth टर्म लिखूँगी, वो जनरल फार्मूला लिखूँगी। ठीक है, A1 + n-1 और D। ठीक है, अब मैं लिखूँगी नाउ, मैंने A6 मालूम करना है, A1 + n-1 और D। अब यहाँ पे A1 क्या होगा मेरा, -7 और D मालूम करूँगी तो -3 माइनस फार्मूले का और साथ में -7। तो ये -3 + 7, तो मेरे पास आ गया D, क्या आ गया मेरे पास, 4। ये देखें, ये A1 है और ये, अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, -7 + 6 - 1 और 4। तो ये आ जाएगा -7 + 6 1 = 5 और 4 और 20 - 7 इज़ 13। ठीक है, ये हो गया। और अब एंड A10 A1 + n-1 D। तो A1 -7 + 10 - 1 और 4, तो -7 9 4 = 36 और -7 इज़ 29। इसी तरह लास्ट हमारा क्या है, nth टर्म मालूम करनी है, तो वो आ जाएगा -7 + n-1 और 4। सिंपल। आई होपफुली अब आपको बहुत अच्छी तरह जो है ना अंडरस्टैंड हो गया होगा इस चीज़ पर कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेसिक लेवल अगर समझाऊं तो उस लेवल तक समझाऊं कि अगर एक बच्चा बहुत ही जो है कमज़ोर है मैथ्स में बहुत ज़्यादा, तो मैं उस लेवल तक लेके जाती हूँ अपना लेवल समझाने का। ठीक है, अपना टीचिंग मेथड, कि वो जो बच्चा अगर वो भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी ऐसा लगे कि मैं नालायक नहीं हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती, वो अपने बारे में ऐसी चीज़ें ना सोचे और वो अपने बारे में अच्छी ही चीज़ सोचे कि नहीं, मुझे भी समझाने वाला इस दुनिया में है, मेरे लेवल को जो अंडरस्टैंड करने वाला टीचर है कोई मौजूद है। तो मेरी कोशिश यही होती है। वी नो डैट
अब यहाँ पे मैं बात करूँगी अपनी जनरल फॉर्मूले की, लिखूँगी। उसके बाद मैं कहूँगी नाउ A6 मालूम करूँगी, A1 n-1 और D। अब यहाँ पे A1 मेरे पास 30 आ गया और D क्या आ जाएगा 35 माइनस 30। अब ये आ जाएगा D = 5। अब A6 मालूम करना है तो A1 30 है और 6 - 1 है और 5 है, 30 और ये आ जाएगा 5 5 25, तो A6 आ गया 55। ठीक है, इसी तरह A10 A1 + n-1 और D A1 आपका 30 है, ठीक है, 10 - 1 और D आपका जो है वो है 5, तो 30 9 5, तो A10 = 75। इसी तरह nth AN दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। इफ इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस A1 = 47, A12 - 8 फाइंड A30। इसका मतलब है कि हमने A30 क्या करना है, टर्म मालूम करना है। कौन सा, 30th टर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी गिवन हमें क्या है, A1 = 47 बताया हमें, A12 = -8 बताया है और हमें क्या मालूम करना है, फाइंड A30, मतलब A30 30th टर्म। A30 को हम कैसे पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर 30th टर्म। ओके, 30th टर्म। अब A1 है तो 1 टर्म फर्स्ट टर्म होगा, अब A12 है 12th टर्म होगा और A30 को 30th टर्म। अब इसी तरह टू फाइंड, अब हमारे पास यहाँ पे गिवन ये चीज़ें हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जनरल फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला वी नो दैट AN A1 + n-1 और D। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखें हमारे पास D नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने D मालूम करना है और D मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो गिवन है उसको हम सबसे पहले इक्वल रख लेंगे। अब जैसे कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास, अगर मेरे पास ये A12 है, अब मैं क्या करूँगी, A12 टर्म को पुट करूँगी। A1 आ जाएगा 47 और प्लस 12 - 1 और D हमारे पास मालूम करना है। तो A12 मेरे पास क्या है, -8। ठीक है, देख रहे हैं ना, -8, उसकी वैल्यू पुट की, 47 इधर आ गया और ये आ गया 11D। अब मैंने क्या करना है, -8 - 47 = 11D और ये आ जाएगा आपके पास -55 = 11D और ये D = -55/11। तो मेरे पास आ गया D = -5। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज़ निकल आई। तो नाउ अब क्या करेंगे, हम 30th टर्म मालूम कर लेंगे। सिंपल, A1 + n-1 और D। अब A1 आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये आ जाएगा n30 माइनस, मैंने आपको बताया था जो पोजीशन होती है आपने वही लिखनी है। अच्छा, 47 30 29 -5, तो ये आ जाएगा 47 - 145, तो A30th टर्म आपकी बनेगी -98। ठीक है, -98। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये भी समझ आई होगी। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया, हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इफ़ A6 + A4 = 6 एंड A6 - A4 = 2/3, फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस।
अब इन्होंने हमें कौन क्या दे दिया है कि हमें दो टर्म्स दे दी हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और हमें कहती है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करें। सो डोंट यू वरी, सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर समझाने वाला टीचर अच्छा हो जाए तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि वी हैव टू टर्म्स, ओके, एक है a6 प्लस a4 विच इज़ इक्वल टू 6, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इज a6 माइनस a4 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, सिंस आपके पास जो सिंस हमारे पास जनरल टर्म है, अगर मैं आपको सिंस जनरल टर्म हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d, आपके पास यही है ना। ठीक है, आपके पास सिंस ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, a6 आपका, अगर मैं a6 बनाऊँ, a6 इसको बनाऊँ तो मेरे पास a6 1 और 5-1 और d आ जाएगा। तो a6 मेरे पास क्या आ गया, a6 आपके पास क्या आ गया, a1 और ये आ गया 5-1 कितना होता है, 5-1 4d। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अगर देखा जाए सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, ये 6 लिखना था, सॉरी, ये है 6-1 और 5d, इसी तरह ही। अच्छा, a6 एक दफ़ा रख लिया मैंने, मेरे पास यह आ गया। अब मैं एक दफ़ा क्या रखूँगी, a4। ठीक है, एक दफ़ा a6 रखा मैंने, और एक दफ़ा मैं रखूँगी nth टर्म में, जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला है उसमें मैं रखूँगी a4। ठीक है, a4, तो a1 एज इट इज़ रहने दे, और 4-1 d, तो मेरे पास a4 क्या आ जाएगा, a1 प्लस 3d। ठीक है, ये आ गया आपके पास, सिंपल। अच्छा, नाउ वी प्लग दीज एक्सप्रेशंस इनटू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन ऑर्डर टू फाइंड a1 एंड d। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगली स्टेप आपके पास जो होगा, आपने सबसे पहले इनको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है 1 इक्वेशन में और उसको पुट करना है 2 इक्वेशन में। ठीक है, आपने इन दोनों को, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो मैंने निकाले हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखूंगी। नाउ वी प्लग these expressions into 1 इक्वेशन जो मैंने बनाई थी हम लोगों ने, एंड इक्वेशन 2 in order to find a1 and d। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला, वी हैव, मैं इक्वेशन 1 में एक एक्सप्रेशन डालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो a6 की वैल्यू। अब इस a6 में क्या रखूँगी, ये वाली वैल्यू रखूँगी, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a6 इन इक्वेशन 1, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी हुई आप लिख लेना, जो मुझे अभी सही लग रहा है मैं आपको वही लिख रही हूँ। a1 प्लस 5d, ये इक्वेशन पुट की, फॉर्मूला पुट किया, और ये इज इक्वल टू 6। अब इसमें से फाइंड आउट करना है, कैसे करूँगी ये मैं अभी आपको बताती हूँ। a1 प्लस 5d प्लस a1 प्लस 5d, और a4 के भी पुट करना है। ठीक है, a4 का भी a1 की जगह, और a1 प्लस 3d। ठीक है, इज इक्वल टू 6, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे ना हम, ये भी तो देखें आप, ये 2an आ गया और ये 5 6 7 8d आ गया, इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा, आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा a1 4d और इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी इक्वेशन 3 बन गई। टेकिंग कॉमन यहाँ लिख देती हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। टेकिंग कॉमन 2,
ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन बन गई। इसी तरह A6 और A4 की वैल्यू मैंने A6 की और A4 की वैल्यू किस में डालनी है, इक्वेशन 2 में डालनी है, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट में करती हूँ, लिख दूंगी फ्रॉम टू वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव A1 प्लस 5D, ठीक है, माइनस A1 प्लस 3D, तो यह आ जाएगा 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 5D माइनस A1 माइनस 3D इज इक्वल टू 2/3। तो मेरे पास A1 कट गया, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3D 2D, और ये 2/3 और D इज इक्वल टू, ये मैं 2 यहाँ लेके जाऊँगी तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये रेज कर देती हूँ, समझाने के लिए लिख रही थी। 2/6 हो जाएगा क्योंकि 3 × 2 हो जाएगा ना, तो 3 2 और ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास D निकल आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, A1 की फाइंड आउट करनी है। तो आपने लिखना है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3, ठीक है, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 3। आपने क्या करना है, A1 फाइंड आउट करना है, तो D की वैल्यू 1/3, यहाँ पे 3 आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड की है, तो 2 डिवाइडेड बाय करेंगे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, सिंपल में हमने 4/3 इज इक्वल टू 3। अब ये A1 और 3 माइनस 4/3। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, ये ऊपर करके लिख देती हूँ थोड़ा सा, 9 माइनस 4/3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास A1 क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 5/3। अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, आपको गिवन ये था कि आपके पास 2 टर्म्स गिवन थी और आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस मालूम करना था, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, नाउ वी हैव A1 एंड D, ठीक है। वी कैन describe the arithmetic sequence the first term is 5/3 and each term increased by 1/3। क्यों, क्योंकि डिफरेंस आया था ना फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो आपकी जनरल टर्म में जो D होता है वो डिफरेंस होता है। सो जब आपके पास वो D है, आपकी फर्स्ट टर्म A1 निकल आया, तो आप सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। सो द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज पहले क्या आएगा, 5/3, ठीक है। अब आपने सिर्फ इंक्रीज करते रहना है, ठीक है, 1/3, तो ये आ जाएगा 6/3, 7/3, 8/3। तो ये इसका मतलब था कि आपके इस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो ये था आपके पास। अगर आप इसको दोबारा अपने अर्थमेटिक में डालेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें असल में इसमें हमारे पास है। अगर आप इसको लेके, इस सीक्वेंस को लेके अगर आप अर्थमेटिक सीक्वेंस में डालेंगे ना, जनरल फॉर्मूले में वही आंसर आएगा। तो आपके पास ये 5/3 आपने ऐड करते रहना है 1/3, तो 6/3, इसी 6/3 में 1/3, तो 7/3। मतलब ये टर्म्स हमारी नेक्स्ट जो है ना बनती जा रही थी, ठीक है, सिंपल। क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए आपको इतनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
सोल्यूशन। अच्छा, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर 33/4 एंड 25/2 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/8। इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म, इन्होंने खुद ही बता दिया है कि हमें जो गिवन है, अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, ठीक है, लास्ट टर्म्स आर 33/4 एंड 25/2। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है और जो ये गिवन है ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म योर विल बी an एंड द फर्स्ट टर्म विल बी योर a1। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह लिखते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी यहाँ पर, हो सकता है वो मैंने इरेज ना कर दिया हो जब मैं आपको समझा रही थी ये वाली चीज़ें। तो ये a1 है, a2 है, a3 है और जो लास्ट गिवन होता है वो an होता है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में इन्होंने घुमा के ये बात की है ताकि बच्चों को समझना थोड़ा सा जो है ना, घुमा के इसलिए करते हैं ताकि बच्चे जो है ना अपना दिमाग लड़ाएं और इस चीज़ को समझें कि हमने किस तरह से करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि a1 आपको 33/4 दिया हुआ है। अब इन्होंने डी भी खुद ही दे दिया, वो कह रहे हैं कि 1/8 है। इसी तरह an भी दिया हुआ है 25/2। अच्छा, अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है, अगर हम देखें we know that an is equal to a1 plus n-1 और d, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात, अब यहाँ पर अगर देखा जाए आपके पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ n नहीं है। इसका मतलब ये कि वी हैव टू नीड टू फाइंड आउट n, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में भी तकरीबन आपसे यही बात की गई है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में हम कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, n, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो आपकी पोजीशन होती है उसी को हम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग आपने लिखना है पुटिंग मेरी पेंसिल जो है ना वो दूसरी गुम हो गई है और मैं फिर से दोबारा पुरानी पेंसिल में आ गई हूँ, तो इसी वजह से आई हैव लिटिल बिट जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है। पुटिंग वैल्यूज़ a1 an एंड d। an हमारे पास क्या था 25/2, a1 मेरे पास है 33/4 और प्लस n नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगी और d मेरे पास है 1/8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 25/2, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑलमोस्ट टर्म है वो मैं यहाँ ले आऊँगी, ठीक है। 25 - 2 मैंने आपको कहा ना बेटा पेंसिल नहीं है मेरे पास, वो वाली जो मेरे पास ऑलरेडी थी अच्छी वाली, वो फिर मेरे से गुम हो गई है, कुछ दिन तक चलती है फिर गुम हो जाती है। और इसी तरह ये n-1 और 1/8 अभी इसी तरह जाने देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास 4 आ जाएगा और इस 4 को जब करेंगे तो 50 - 33 और ये एज इट इज़ रहेगा। भी हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 17/4 n-1 1/8, ठीक है। अब इस 8 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा n-1। अब इसको मैं क्या करूँगी 34/4 और n-1, ठीक है। सॉरी एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया था, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब 17 × 8 मैंने किया वो 136/4, ठीक है। और इसी 4 को मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 34 आ जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट किया था। फिर अक्सर बच्चे मुझसे शिकवा करते हैं कि मिस आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा, क्योंकि क्लास 9 की स्टूडेंट है और क्लास 9 के स्टूडेंट में थोड़ी मसला ये आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 35 और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमने मालूम करना था, एंड डैट इज़ 35। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। मुझे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, क्योंकि जाहिर सी बात है आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है।
इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, अ बॉल रोलिंग अप एन incline covered 30 meter during the first second, 27 meter during the second, 24 meter during the third second. Find how meters it covered in the 8th second. अब यही बात है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। अब जाहिर सी बात है घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन हमें भी पता है कि ये सीक्वेंस दे रहा है, हमें इतना तो आइडिया है ना कि ये सीक्वेंस दे रहा है। अब इन्होंने कहा है अ बॉल रोलिंग अप एन inclined covered 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, कैसे, 30 मीटर A1, 27 मीटर A2, 24 मीटर A3 ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ मैनी मीटर्स इट कवर्ड इन द 8th सेकेंड। आपके पास यहाँ पे जो गिवन है वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। A1 आपके पास कह रहा है 30, ठीक है। A2 आपको दे रहा है 27, A24 आपको दे रहा है, सॉरी A3 आपको दे रहा है 24, ठीक है। और हमने मालूम करना है फाइंड द 8th सेकेंड, मतलब A8 फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले इस चीज़ को आपने देखना है, सीक्वेंस क्या बना, 30, 27, 24 एंड अप टू सो ऑन, ये आपका सीक्वेंस है। और हमें पता है वी नो डैट आवर जनरल फॉर्मूला इज an A1 प्लस n-1 और d, ठीक है। तो A1 आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 30 जो आपको गिवन है, और D आपके पास क्या था 27, ठीक है। सेकंड जो आप टर्म के माइनस करते हैं वो 30, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है, ये आ जाएगा -3। इसी तरह an, अब an की जगह मैं A8 लिखूंगी, मुझे जो मालूम करना है A1 30 है और 8 -1 आ जाएगा, और D मेरे पास -3 निकला था, तो 30 प्लस 8 -1 7 और -3, तो 30 -21, तो A8 आ गया 9। तो आप लिखेंगी द बॉल विल कवर 9 मीटर इन 8 सेकेंड, सिंपल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं हमें 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन डैट। अब हमने यहाँ समझना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब यहाँ भी आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अभी तक मैंने आपको समझाया था अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब मैंने आपको समझाना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब होता है अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड टर्म्स, ईच of which after the first is obtained from the one by multiplying the preceding by a fixed number called common ratio, ठीक है। The common ratio is denoted by r which cannot be zero in any case। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़ीरो नहीं होता। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जनरल टर्म लिख के फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एंड व्हाट इज़ आवर जनरल टर्म, an A1 and r n-1, where an will be the same nth term जो कि अर्थमेटिक में था। अब A1 वो भी फर्स्ट टर्म है जो अर्थमेटिक में है, ये अब कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, अब आता है r यहाँ पे हम कहते हैं कॉमन रेशो, जैसे अर्थमेटिक में हमने कहा था d कॉमन डिफरेंस, और यहाँ कहते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया बात को कि जो आपके पास r है वो कैन नॉट बी ज़ीरो इन एनी केस, ज़ीरो नहीं होगा, ये बात याद रखें। और यहाँ पे आपके पास n टर्म पोजीशन होती है जो कि आपको जो मैंने उसमें बताया, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में। तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये हुआ कि इनके बेशक ये चीज़ अगर आप देख लें कि इनका जो जनरल फार्मूला है
जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल टर्म कह लें या जनरल फार्मूला कह लें, जो भी कह लें, उनमें फ़र्क नहीं है, ठीक है, उनके टर्म्स में वही सेम चीज़ें गिवन है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये करना है कि ईच टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, डेट्स इट। ये देख लें, अगर आप देखें तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसी वजह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आपको समझाया जाए तो मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपको सिंपल ये कहती हूँ कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड द कॉमन रेशियो, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस में था कि आप जो हैं क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस में उनके जो आपस में डिफरेंस बिटवीन था वो कंजेक्टिव टर्म्स थे, और जो कंजेक्टिव टर्म्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जो कांस्टेंट है तो वो कॉमन डिफरेंस है, लेकिन या कॉमन रेशियो है, डेट्स इट। ये बेसिकली सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझानी थी। करने को तो मैं मज़ीद एक्सरसाइज आगे कर सकती थी, लेकिन मुझे ज़रूरी ये समझा कि मैं आपको पहले ये समझा दूँ, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो मैं आपको समझाती हूँ उसको थोड़ा सा जो है ना अपने जहन में ज़रूर रखा करें। वो आपके फ़ायदे के लिए ही रखती हूँ बेटा, मुझे अपना कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि जब तक बच्चों को ये चीज़ मैं नहीं समझाऊँगी मैं आगे नहीं जाऊँगी, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे थे, जो हमने पढ़ा था, इसी वजह से हमने मज़ीद आगे समझना बेहतर समझा कि हम अब यहाँ पे आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। A1 = 3 है और R = 4 है। अब आपने क्या करना है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन 6 में फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन है और उसके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने मालूम करना है, डेट्स इट। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, गिवन आपके पास क्या है, A1 = 3 और R = 4। चलें, वी नो डैट, ठीक है, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, जनरल टर्म, वो है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने 5 टर्म्स मालूम करनी थी। इट्स मीन 9, n = 2, n = 3, n = 4 एंड n = 5। हमने ये फाइंड आउट करनी है, 5 टर्म्स मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में हर पार्ट के 5 टर्म्स मालूम करनी है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करते रहना और आंसर निकाल लेना है। तो an आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है A2 3 × 4 2 - 1 3 4 1, तो ये आ जाएगा 12। तो आपके पास आ गया A2 = 12, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लिख दूँगी ऐसे, सो A2 = 12, ठीक है। इसी तरह A3 मालूम करना है, तो A3 आ जाएगा 3 × 4 और 3 - 1 और 3 × 4², तो ये आ जाएगा 3 × 16 और आपके पास आ जाएगा 48 और A3 = 48 आ गया। इसी तरह A4 = 3 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1, ये आ जाएगा 3 × 4³ तो आपके पास 4³ क्या था, मैं कैलकुलेटर से आपको करके दे देती हूँ। 3 × 64 और 64 × 3 इज़ A4 192, सो A4 = 192, ठीक है। इसी तरह N5, तो A5 3 × 4, 3 जो है A1 है हमारा, आपने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। 3 × 4 4, ये आ जाएगा आपके पास 256, और यह आ गया 768, तो आपके पास A5 बन गया 768, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। A1 जो है वो 6 है, R = -1/2 है। आपने सिर्फ जनरल टर्म में वैल्यूज़ डाली हैं, अच्छा, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट किए हैं जनरल टर्म के अंदर, ओके।
इसी तरह हमारे पास आ गया पार्ट 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है वो आप लिख लें, A1 = 6 और R = -1/2। ठीक है, ठीक है, R = 1 - 2 -1/2 है। और उसके बाद आपके पास जनरल टर्म में आपने मालूम करना है। जनरल टर्म आपको पता है आपके पास क्या है, A1 R n - 1। अब यहाँ पे आपने निकालना है n = 2 के लिए। तो A1 आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 6 और R गिवन है -1/2 और ये n क्या आ गया 2 - 1, तो ये आ जाएगा 6 × -1/2। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। अब आपने मालूम करना है 3 के लिए। तो A3 6 × -1/2 और 3 - 1, तो ये आ जाएगा 6 × 1/2। 3 - 1 क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 × 1/4। तो ये आपके पास 6/4 होगा। तो ये A3 क्या बन गया 6/4 इधर लिख देती हूँ ताकि मज़ीद नीचे सॉल्व करने के लिए ना जाया जाए। तो ये A3 क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, इसी तरह मैंने n मालूम करना है किसके लिए, 4 के लिए। तो इसी तरह A4 = 6 × -1/2 और 4 - 1, तो ये आ जाएगा 6 × -1/2 क्यूब आ जाएगा। और ये 6 × माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये -6/8 मेरे पास A4 बन जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ -6/8, तो A4 बन गया मेरे पास -3/4। दोनों को मैंने 2 के टेबल से कट कर लिया। इसी तरह मैं n = 5 करूँगी, तो यह आ जाएगा A5 6 × -1/2 और 5 - 1, तो यह आ जाएगा 6 × -1/2 4 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 × 1/2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16। तो यह आपके पास A3 क्या बन जाएगा 3/8। सो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे द फर्स्ट 5 टर्म्स आर 6 -3 -3/4 और 3/8। अब ये सोचेंगे 6 कहाँ से आ गया, तो जो A1 हमें गिवन है हमने वो भी तो लिखना है ना, और हम फाइंड करे थे A2 A3 A4 ऐसे ही है ना, तो हम फाइंड आउट करे थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा A3 गलत लिख लिया, 3/2 और -3/4 और एंड 3/8, तो ये A5 ऐसे ही है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप लिख लें, यहाँ पर लिख लें, लेकिन जगह नहीं है अब मेरे पास, तो चलें कोई बात नहीं। ये अगर मैं थोड़ा सा ये नीचे कर लेती हूँ पार्ट 2 और यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहले A1 लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। तो ये 3, अब ये 12 लिखेंगे, 12 48 192 और 76 है, ये तरीका है। तो पार्ट 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। A1 = 6 और R = -1/2। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के तौर पे लिख दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि ये सीक्वेंस हम टर्म्स कैसे लिखना है। अक्सर बच्चे जो है ना इस टर्म्स को शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, नहीं ये नहीं बनेगा। आपने A2 से पहले A1 भी तो लिखना है सीक्वेंस में, और आपको पता है सीक्वेंस का लिखने का जो हमारा टर्म गिवन होता है वो A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सो ऑन nth टर्म तक जाता है। सो दिस इज़ द वे टू राइट, ओके। ये सिर्फ मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा मैं आपको समझा दूं। चले, अच्छी बात होती है, बच्चों को पता होना चाहिए। ऐसी बातें अगर बीच में रिपीट होती जाएं तो बच्चों को याद रहती हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं। A1 = -7/13 और R = 2/3। अब सोल्यूशन है। अब आपके पास गिवन क्या है,
A1 इज इक्वल टू -7/3 और R इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है। अब पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में सिंपल वे में वही, ठीक है, वी नो डैट ठीक है, आपके पास AN हम कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, A1 RN-1। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपके पास A2 आ जाएगा। A1 आपके पास -7/3 मल्टीप्लाई बाय R क्या है 2/3, 2 - 1, तो ये -7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 7 2 ज़ा 14 एंड ये 7/13 है, सॉरी 7/13 है बेटा। ठीक है, तो ये आपका A2 क्या बन जाएगा, 2/3, 2 - 1, तो -14 और 39। ठीक है, इसी तरह आपके पास n इज इक्वल टू 3, n और 3 के लिए निकालेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सर्कल इसलिए कर रही हूँ, बॉक्स इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के रिकग्नाइजेशन के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2/3, 3 - 1 -7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्या आ गया, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। आगे मैं कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है ये यहीं कर लूँ, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9। यहाँ पर बेटा सही नहीं लग रहा, मैं आगे कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या था हमारे पास, यहाँ पे मैं करती हूँ ताकि आपको पता होगा कि उसका अगला पार्ट ये है। तो हमारे पास क्या था, -7/13 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -28 और 117, तो ये क्या था A3। अब हमने निकालना है n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो आपके पास A4, R आपके पास A1 आपके पास ये था, R आपके पास 2/3 और n-1 ये बन गया, तो -7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये क्यूब आ गया। अब है -7/3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 351। A4 ये आ गया आपके पास, A3 ये था। अब हम किसके लिए निकालेंगे, 5 के लिए। लेंथी है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा। हाँ, लेंथी आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेंथी है। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये 4 आ जाएगा, तो -7/3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 81। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1053। ठीक है, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 81 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगेन सेम हेयर मिस्टेक कर दी मैंने, ये 1 है, 13 है, ओके, हेयर 13 नॉट 3। अल्हम्दुलिल्लाह वी फाउंड आवर मिस्टेक, 13 है, ओके, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके देखी तो मैंने कहा मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है 1053। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने फाइंड आउट कर ली है अपनी मिस्टेक। so the first 5 terms are A1 पहले था -7/13 जो हमें क्वेश्चन में गिवन, फिर हमने A2 निकाला, फिर A3 निकाला, फिर A4 निकाला, फिर A5 निकाला।
ठीक है। चलें, इसी तरह हम पार्ट अपनी 4 की तरफ चलते हैं, जो कि हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? A1 इज इक्वल टू P ओवर Q और R इज इक्वल टू माइनस Q ओवर P। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है A1 इज इक्वल टू P ओवर Q और R इज इक्वल टू माइनस Q ओवर P। ठीक है, इसी तरह ही मालूम करना है जैसे हमने पहले मालूम किया है, सेम उसी तरह ही। तो N इज इक्वल टू 2, ठीक है, A2 आ जाएगा। जनरल जो टर्म है वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तो मैं लिख देती हूँ क्योंकि फिर बच्चे शिकवे ना करें मेरे से। A1 R N माइनस 1, तो N इज इक्वल टू 2, A2 आ जाएगा मेरे पास। A1 P ओवर Q है, मल्टीप्लाई बाय R माइनस Q ओवर P और 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा P माइनस ये P ओवर Q मल्टीप्लाई माइनस Q ओवर P, तो P से कट हो गया Q, तो ये A2 जो आ गया वो -1 है। ठीक है, अब हम N इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं, तो A3 इज इक्वल टू P ओवर Q मल्टीप्लाई माइनस Q ओवर P, 3 माइनस 1 P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q ओवर P 2, तो यह आ जाएगा P ओवर Q मल्टीप्लाई Q ओवर P, Q स्क्वायर और P स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये एक P इससे कट गया, एक Q इससे कट गया। ठीक है, तो मेरे पास बाकी रह जाएगा Q ओवर P। A3 ये बन गया। ठीक है, अब A4 मैं डायरेक्ट आगे ही निकालती हूँ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन है तो हाफ उधर करना पड़ेगा, तो फिर बच्चों को समझ नहीं आएगी। माइनस Q ओवर P 4 माइनस 1 P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q ओवर P 3, तो P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q ओवर P क्यूब, तो एक एक कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर ओवर P स्क्वायर, तो ये आपका A4 हो गया। अंडरस्टूड? इसी तरह मैं यहाँ पे N इज इक्वल टू 5 निकालूंगी, तो A5 आ जाएगा P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q ओवर P 5 माइनस 1 P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय माइनस Q ओवर P, तो P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय Q4 P4, तो ये Q क्यूब और P क्यूब, तो ये आपका A5 आ गया। तो सिंपल अब हम टर्म लिख लेंगे। सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर, A1 आपको गिवन था P ओवर Q, A2 आपके पास -1 आया, तो नेक्स्ट जो था वो Q ओवर P आया, तो माइनस Q स्क्वायर ओवर P स्क्वायर आया और Q क्यूब ओवर P क्यूब। A1 ये था, ठीक है, A2 ये, A3 P Q ओवर P, ये माइनस Q स्क्वायर और Q ये माइनस नहीं है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह आपका एक और पार्ट है मेरे ख्याल में, हमने कौन सा किया था, ये 4th पार्ट है। अब हमने करना है 5th पार्ट, जिसमें है A1 इज इक्वल टू 1 ओवर P माइनस 1। अब इतने हार्ड देने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ पर हमारी जो है ना लाइफ में कभी ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है, हमें एटलीस्ट वो बताएं जो हमारी लाइफ में इस्तेमाल होनी है। गिवन
ठीक है, एक पार्ट कर लिया, बच्चों को समझ आ गई है, नंबर्स में गिवन होता है, आसानी से कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं क्या सोचते हैं ये बुक बनाने वाले, उनके दिमाग क्या कहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। बच्चों को सिर्फ एटलीस्ट वो पढ़ा लें जो इनको आगे काम आएगा, बस डेट्स इट। अल्लाह अकबर। A2, अब A1, यहाँ पर A1 है बेटा। A1 हमें क्या गिवन है, 1/p - 1, और R आपके पास p - 1/q है, और n 2 - 1। तो ये आपके पास आ जाएगा p - 1 और q p - 1। तो p - 1 कट गया, तो 1/q, ये आपका 2 आ गया। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में मैं चेक करूँ, ये माइनस था, लेट मी चेक इट फर्स्ट। जी ये माइनस में है। अच्छा, ये आर जो है ना ये माइनस में है। ठीक है, -p - 1/q। ठीक है। तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी आप माइनस में लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे आप लोग, ये माइनस ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा ताकि ये -1/q। इसी तरह n = 3 फाइंड आउट करते हैं, तो A3 1/p - 1 मल्टीप्लाई बाय -p - 1/q, तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/p - 1 मल्टीप्लाई बाय -p1/q, तो ये स्क्वायर। इस तरह से p - 1 जब मैं करूँगी माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, p - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर माइनस हट जाएगा, तो ये स्क्वायर 1 से कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया p - 1/q। ठीक है, ये आपका A3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे n = 4। ठीक है, A4 1/p - 1 मल्टीप्लाई -p - 1/q, 4 - 1, तो ये 1/p - 1 मल्टीप्लाई बाय p - 1/q, क्यूब आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 1/p - 1, तो ये आ जाएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई -p - 1 का होल क्यूब, और ये आ जाएगा क्यूब। A4 फिर हम कैसे लिखेंगे, p - 1 स्क्वायर ओवर क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम A5 करेंगे। यहाँ पर n = 5। A5 मेरे पास क्या आएगा वो अभी आप देख लेंगे, 1/p - 1 मल्टीप्लाई बाय -p - 1, यह आ जाएगा 5 - 1, 1/p - 1 मल्टीप्लाई बाय p - 1 क्यूब 4। तो जब ये हमारे पास इवन में होता है स्क्वायर, माइनस जो हमारा स्पेशली ये माइनस जो होता है वो इवन में हो 4 में, तो वो हमारे पास तब्दील हो जाता है पॉजिटिव में। इसी तरह मेरे पास A5 रह गया p - 1 का होल क्यूब, और ये रह गया क्यूब 4। सो यू विल राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन में 1 - 1, ये था -1/q, ये p - 1/q स्क्वायर, ये p - 1 का होल स्क्वायर ओवर क्यूब, और ये आ गया p - 1 का क्यूब 4। ठीक है, चलिए इसी तरह ये 6th पार्ट है। 6th पार्ट भी कुछ इसी तरह से ही है, r = -1/t।
तो सोल्यूशन है, ठीक है, गिवन A1 इज इक्वल टू 1/t और R इज इक्वल टू -1/t, ठीक है। चले अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल वे में हमने करना है n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n जो जनरल फॉर्म है वो मैं लिख दूँ यहाँ पे आपको, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। A1 R n-1, n इज इक्वल टू 2 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे A1 1/t मल्टीप्लाई -1/t 2 -1, तो 1/t मल्टीप्लाई बाय 1/t माइनस, तो ये A2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/t का स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है A3 1/t मल्टीप्लाई बाय -1/t और 3 -1, तो ये 1/t मल्टीप्लाई बाय 1/t स्क्वायर, तो आपके पास A3 बन जाएगा 1/t क्यूब। इसी तरह मैं A4 n इज इक्वल टू 4 A4 1/t मल्टीप्लाई बाय -1/t 4 -1 1/t मल्टीप्लाई -1/t क्यूब, तो A4 आ गया 1/-1/t4। n इज इक्वल टू 5 A5 इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाय -1/t 5 -1 1/t मल्टीप्लाई -1/t 4, तो ये आ जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाय 1/t4, तो A5 आ गया 1/t5। सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर 1/t -1/t स्क्वायर 1/t क्यूब -1/t4 and 1/t5। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो गिवन है वो गिवन है if the fourth term of a geometric sequence is -8 and the 12th term is -8, find the first term and common ratio of the sequence। चलें, जो गिवन है मैं सबसे पहले वो आपको लिख के दिखाती हूँ। इन्होंने कहा है फोर्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मतलब A4 जो है वो आपका -8 है, 12 टर्म -8 है, अगेन दोनों माइनस। अच्छा, फाइंड द फर्स्ट टर्म मालूम करना है, A1 मालूम करना है एंड द रेशो। तो रेशो आपको किससे डिनोट किया था, मैंने आपको बताया था कॉमन रेशो किसको कहते हैं, R को कहते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। तो हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, AN, ठीक है, ARn-1। अब आपने जो मालूम करना है वो है A1 और R। तो चले देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक A4 है और एक A12 है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी 4 n इज इक्वल टू 4, मतलब A4, तो A1 एज इट इज़ और R माइनस, तो ये आ जाएगा -8 और A1 R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, A1 R क्यूब -8 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह मैंने लिखूँगी 4 n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो A12 A1 R 12 -1, तो A12 की वैल्यू -8 है, तो ये A1 R 11 आ जाएगा। इसका मतलब A1 R 11 इज इक्वल टू -8, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। एक ये वाली आ गई,
और एक ये वाली एक्सप्रेशन आ गया। हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने कह दिया 1 और 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड रेशो मीन्स आर, व्हाट वी विल डू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 R11 डिवाइडेड बाय A1 R3 इज इक्वल टू -8 और -8। तो हमारे पास ये A1 से कट गया और R11 -3 और ये 8 से माइनस से, तो ये 1 आ गया। तो R11 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू 1, आपका रेशो निकल आया। इसी तरह हमने क्या करना है, पुट दिस R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल लिएगा। तो जब आप इक्वेशन, अब मैंने इक्वेशन 1 में डाला है तो मेरे पास आ जाएगा A1 R1 और -8। इस तरह ये A1 इज इक्वल टू -8। अब दोनों वैल्यूज़ निकल आई, डेट्स इट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट हैज़ 3 एंड -√3 फॉर इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म। अब इन्होंने खुद ही गिवन किया है हमें कि हमने क्या करना है, फाइंड द 7th टर्म मालूम करनी है। और आगे हमें बता दिया ये जो है 3 है ये सेकंड टर्म बनती है आपकी, और ये जो 3 है -√3 है वो थर्ड टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपने R मालूम करना है और यहाँ पे भी A1 मालूम करना है। और जैसे हमने पहले किया हमने वैसे ही करना है, सिंपल वे में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब आपने क्या लिखना है, जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A1 R -1। तो जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो मैंने आपको लिख दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम निकलते हैं 4n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 लिखा है तो अब हम कहेंगे कि A2 इज इक्वल टू A1 R 2 -1। तो मेरे पास आ जाएगा A2 आपके पास कौन सी वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिखूँगी तो A1 और R आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास A1 R एक ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह मैं 4n इज इक्वल टू 3 निकालूंगी। A3 A1 R 3 -1, तो A3 -√3 था। ठीक है, A1 नहीं है तो R स्क्वायर, तो इस तरह से A1 R स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा -3। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसी तरह मैंने क्या किया, अब क्या किया कि टू फाइंड R, टू फाइंड कॉमन रेशो, what we will do divide इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, A1 R स्क्वायर। ठीक है, और ये डिवाइड होगा A1 R से, और ये -√3 और 3, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर -√3, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू -3। अब आपका R निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब पुट R इज इक्वल टू -√3/3। अच्छा, इसको मज़ीद भी सॉल्व करना है, इसको ये मज़ीद सॉल्व होगा अभी मेरा बेटा, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। हमने कैसे करना है, R इज इक्वल टू -√3 और √3 इंटू √3। तो ये 3 से आपको भी पता है हम रैशनलाइजिंग से सॉल्व करते हैं, तो ये है आपका R। ठीक है, रैशनलाइजिंग से सॉल्व किया है, क्योंकि इस 3 को हमने क्या किया है, इस 3 को हमने √3 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो बाकी हम 3 से ही लेफ़्ट होंगे और हमारे पास 3, बस हमने इसको
3 को रिप्लेस किया √3 इंटू √3। तो अब लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू -1 √3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में किया तो आपके पास a1 r इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 अगर आप देख लें खुद ही, तो नहीं, मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, सॉरी, इसमें पुट किया इक्वेशन 1 में, क्योंकि वो स्क्वेयर है तो इक्वेशन 1 में ज़्यादा इजी रहेगा। तो a1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर √3 इज इक्वल टू 3। तो a1 मेरे पास आ जाएगा -3 √3, ऐसा ही है, ये आपके पास आ गया सिंपल a1 r। और अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपने पढ़ना है, अब आपके पास ये a1 भी निकल आया r, अब आपने 7 मालूम करना है। तो चले a7 के लिए हम करते हैं। अब है 4n इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 4n इज इक्वल टू 7, a7 इज इक्वल टू a1 r n 7 - 1 आ जाएगा ना, n-1 है, n-1 आपके पास जनरल टर्म। तो a1 आपके पास क्या है, -3 √3 और मल्टीप्लाई -1 ओवर √3 और 7 - 1, तो -3 √3 मल्टीप्लाई -1 √3, ये 6 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई 1 √3 और डिवाइडेड बाय 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल वे में, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यह आ जाएगा -3 √3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। या आप इसमें कटा 3 तो ये 3 आ गया। इस तरह -3 √3 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको अलग लिख लूँगी, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3। मैं 3 को जो है, ये मेरे पास जो क्यूब है 3, इसको मैं खोल के इस तरह से लिख लूँगी। ठीक है, वो क्यों लिखूँगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, और ये 3 से कट गया, मेरे पास क्या आ जाएगा, -√3 मल्टीप्लाई बाय ओवर 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी को अगेन -√3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। अब आपने क्या करना है, मैंने पीछे भी रैशनलाइजिंग से आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि 3 को मैंने क्या लिख लेना है, √3 इंटू √3। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको टर्म तो बाकी यही चाहिए होगी, तो मैंने सॉल्व करना है इस स्क्वायर रूट को। जब आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 जो कि आपका 7th टर्म बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन ये आपने चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी स्किप आउट होगी कि जब आपके पास कोई भी अंडर रूट में आता है तो उसको रैशनलाइजिंग से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजिंग से मतलब ये है कि हम ऐसी टर्म इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसको स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लें, जितनी मज़ीद हमें सॉल्व हो सकती है। सो इसीलिए hence required the term of general progression is -1 3 √3। ठीक है, so here we have completed our exercise 3.1। inshallah we are going to meet with the new exercise होपफुली कि आपको ये बात लेक्चर भी समझ आया होगा। एंड डू वन थिंग, अगर आपको इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह समझना है तो कीप प्रैक्टिसिंग them again and again, and if you have any problem so please feel free to ask any question related to this exercise in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz, fi imanullah.